नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुजरात की राजनीति के बारे में, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है अपने अस्तित्व को गुजरात में मजबूत करती हुई दिख रही है। और इसी मुद्दे पर हम सीधे चलते हैं हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास। सर, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से राहुल गांधी की रैली हुई और अब जो कांग्रेस की तरफ से एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि वो अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मजबूत करती हुई दिख रही है गुजरात के अंदर। ये बात आप सही कह रहे हैं शोभित जी। कुछ महीने या अगर कम से कम मैं कहूँ कि एक साल पहले अगर ये हो जाता, जैसे ही कोरोना कोविड काल का संक्रमण और उसका जो दौर की जो उसमें जो उसका जोर जो था वो कम होता गया, उसके बाद तुरंत अगर आप कांग्रेस जो है वो अगर इस हरकत में आ जाती, जब जो अभी आ रही है ऐसा दिख रहा है हमको, तो मेरे ख्याल से बहुत सारा कुछ फर्क पड़ सकता था गुजरात के परिप्रेक्ष्य में। आपने देखा होगा, सबने देखा होगा। और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि आप देखिए, हम राष्ट्र संवाद में जब बात करते हैं तो जहाँ पे चुनावी माहौल गर्म ज़्यादा रहता है या जहाँ पे चुनावी तैयारियाँ ज़्यादा नज़दीक हो जाती है तो हम फोकस जो उस पर करते हैं। अब क्योंकि गुजरात में दिसंबर महीने में चुनाव होंगे, तो अब जो है वहाँ के मुद्दे, वहाँ की जो भी समस्याएं या जो भी परिस्थितियाँ हैं, उन पर हमारी जो बात है इस कार्यक्रम में होती रहेगी, उस पर हमारा संवाद चलता रहेगा। तो ऐसे ऐसे मुद्दे जो असर या छोड़ सकते हैं, जो प्रभाव डाल सकते हैं, ऐसे मुद्दों की बात करेंगे। तो ये जो मुद्दा है, ये इसलिए हम आज आपके समक्ष जो इस पर हम संवाद कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने शोभित जी पूछा हमें, कांग्रेस ने अभी तो एक बात ये कर ले पहले कि कांग्रेस अचानक हरकत में आई है और अभी क्या कर रही है। ठीक है, तो बात ये है कि कांग्रेस जो है, अब जगदीश ठाकुर जी हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। अमित चावड़ा के बाद उनकी नियुक्ति की गई थी। एक समय के बहुत आक्रामक और तीखे तेवर वाले नेता गुजरात के माने जाते थे, 2009 तक की बात बताऊं मैं आपको जी। और 2009 से आप समझ लीजिए 2022 तक, 21 तक एंड 21 अंत तक वो बिल्कुल हाँसी में जगल दिए गए। हालांकि वो ओबीसी समाज जो है, वहाँ का जो ठाकुर कुली समाज है, उसके बहुत बड़े नेता माने जाते थे। लेकिन अल्पेश ठाकुर का जिस तरह से प्रादुर्भाव हुआ, तो अपने ही समाज में जगदीश ठाकुर साहब जो हैं वो एक कोना पकड़ के बैठ भी गए और उनको बिठा भी दिया गया कांग्रेस की उस समय की तत्कालीन नेता गण के द्वारा। अब फिर से उनको मौका मिला है, पर मौका ऐसे वक्त मिला है जब बहुत कुछ जो है वो हाथ से फिसल चुका है। लेकिन फिर भी अब पहली बार गुजरात कांग्रेस में ये दिख रहा है कि वो प्रचार के तरीके और प्रसार के तरीके में अब वो एक्चुअली मॉडर्न हो रहे हैं, एडवांस वर्जन में आ रहे हैं बेसिकली। क्योंकि जो चीज़ गुजरात भारतीय जनता पार्टी 2012 से कर रही थी, आप सबको याद होगा कि जब 2012 के चुनाव हुए थे तो नरेंद्र मोदी का एक 3D होलोग्राफिक अवतार पूरे देश ने देखा था। बहुत सारी चर्चाएं नेशनल लेवल पर हुई थी उस पर, और मोदी जी एक कमरे में बैठते थे, उस तरह की व्यवस्था की गई थी। और वान जो है या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हर गुजरात के एक साथ 300 जगह पे एक साथ उन्होंने भाषण दिया था। तो ये तब से कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस जो है वो वही पुराने तरीकों से अपने आप को जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती रही, वो पहुंच नहीं पाई, ये हकीकत है। ऐसे में अब ये पता चला है कि 91 LED वैन्स जो है वो कांग्रेस ने के अध्यक्ष ने कहा गुजरात के कि उन्होंने अब खरीद दी है, और 91 जो वैन है, LED वैन है, तो उस पर हाईटेक प्रचार प्रसार जो है राज्य की 182 विधानसभा क्षेत्र जो है उनमें किया जाएगा। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अब डिजिटल और सोशल मीडियम पर भी हम बहुत जोर लगा के काम जो है हमने शुरू किया है। उनका ये कहना हुआ कि एक पूरी टीम, मजबूत टीम तैयार कर दी गई है, और एक कोई एप्लीकेशन जो है उन्होंने खरीदी है। उनका नाम नहीं बताया उस एप्लीकेशन का, लेकिन कहा कि एक एप्लीकेशन है जो हमने खरीदी है, उसमें कुल मिला के 9 अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं। उसमें से एक फंक्शन जो है वो बूथ मैनेजमेंट के का ताल्लुक रखता है, उससे ताल्लुक रखता है। तो 52,000 बूथ हैं पूरे गुजरात में, आप समझ लो, जहाँ पे लोग जाते हैं अपना वोट डालते हैं। तो उस सभी बूथ को जो है उस एप्लीकेशन के ज़रिए एक साथ जोड़ दिया गया है, और उस पर वो उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाएगा, ये इनका कहना है। मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अब जो बूथ प्रभारी होते हैं
फिर उसके साथ बूथ कार्यकर होते हैं, तो उन सबको ये उनको ट्रैक किया जा सकेगा, उनको सूचना दे सकेंगे। और ये कोशिश की जाएगी कि जो कांग्रेस के समर्थक हैं, जो कांग्रेस विचारधारा में यकीन रखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं सुषुप्त हो चुके हैं, ये उनका कहना है। तो वो लोगों को, उन लोगों को घर से बूथ तक ले जाने की जो एक पूरी प्रणाली जो भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अरसे से विकसित कर दी है, उनके जो पेज प्रमुख हैं वही काम करते हैं। तो अब ये जो है उस मोड़ में अब आए हैं, इतनी बार हार का स्वाद चखने के बाद पर आए हैं। चलिए देर आए दुरुस्त आए, अगर ये कर पाते हैं, कुछ ठीक करते हैं तो अच्छी बात है। पर अब ये भी उनको मतलब ये इस तरह का भी मैनेजमेंट होगा। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से, ऑफलाइन मतलब कि अब जो इन पर्सन जाके प्रचार करते हैं, वो कह रहे हैं कि हर एक मत क्षेत्र में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाएंगे, बड़े पोस्टर लगेंगे, बड़े बैनर लगेंगे, और साथ साथ ओबियसली पब्लिक गैदरिंग वगैरह होगी, रैली होगी, सभाएं होंगी। तो और घर घर जाके प्रचार भी होगा कार्यकर्ताओं के द्वारा, स्थानीय जो अपने क्षेत्र के जो नेता होते हैं, लीडर होते हैं, उनके द्वारा। पर साथ में डिजिटल सोशल अब जो है उस पर बहुत फोकस किया जाएगा। और इस बार जो है वो कहते हैं कि हर एक कुटुंब जो कांग्रेस की विचारधारा को समर्थन देता है, तो उनको घर से बाहर निकाल के बूथ तक पहुंचा के उनको वोट दिलवाने का काम जो है अब वो कर दिया जाएगा। तो अब ये इनका आशावाद है। और जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि ये 3 महीने पहले नहीं होना चाहिए, ये 1 साल पहले हो जाना चाहिए था। पर ठीक है, अब अगर कुछ सीख भी रहे हैं अपनी गलतियों से, पर बहुत स्लो लर्नर हैं शोभित जी ये लोग, बहुत धीमी गति के समाचार की तरह ये काम करते हैं। पर अभी ये कर तो रहे हैं, अभी ये उन्हीं का बयान है, तो इस पर बात हम जो कर रहे हैं वो ये है। और इसमें और 2-3 चीजें में हम जोड़ सकते हैं। जैसे मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने तो इस जो है मॉडर्न तरीके जो हैं, आधुनिक तरीके प्रचार प्रसार के, वो 2012 से पहले भी, मतलब आप देखिए कि नरेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो एक सज्जन है, उनका मैं नाम नहीं लूँगा अभी, पर बड़ा एक उस समय उनकी बहुत छोटी उम्र थी और महसाना से वो थे। तो जब वो उस समय फेसबुक का नया दौर आपको सबको याद होगा, बहुत शुरू हुआ था, और बहुत कम लोग जो थे वो जानते थे कि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो कैसे काम करता है। तो वो उस समय का जो युवक था, उसने वो फैन था, नरेंद्र भाई का फैन हुआ करता था मुख्यमंत्री के तौर पर। तो उसने जो है नरेंद्र भाई की ही एक कुछ अपने हिसाब से पेज बना दिया, और वहाँ पे नरेंद्र भाई की हर एक कार्य को, हर एक उनकी स्पीच को, सरकार के हर एक निर्णय को वो अपने हिसाब से प्रमोट करता रहा, कोई इसकी अपेक्षा नहीं थी। पर ये जब इनको पता चला और उस पेज की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई, तो जब नरेंद्र भाई को पता चला कि कोई एक लड़का है, युवक है, जो मुझसे बहुत प्रोत्साहित है, मतलब मुझसे बहुत इंस्पायर्ड है और ये अपने आप काम कर रहा है, शोभित जी, उस युवक को मोदी जी ने बुलाया, उसके साथ बैठे, उस चीज़ को समझने की कोशिश की और उसको अपने स्टाफ में रख लिया। और उस लड़के ने 2012 तक लगातार काम किया वहाँ पे, उसने पूरी टीम बना दी। और उसका जो फायदा हुआ, जो उस समय कोई समझ नहीं पा रहा था कि इससे क्या होगा, व्हाट्सएप से क्या हो जाएगा, फेसबुक से क्या हो जाएगा, है, तो वो हुआ। वो लड़का फिर आनंदीबेन के साथ भी रहा कुछ समय तक, फिर वापस चला गया, फिर वो शंकर सिंह वाघेला के साथ आज की तारीख में काम करते हैं। और ऐसे ये एक उदाहरण दिया मैंने अभी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं गुजरात में जो नरेंद्र भाई के लिए सोशल मीडिया के कह दे, संतरी कह दें या तो तंत्री कह दे, वो काम करते रहे हैं। और इसका महत्व, डिजिटल प्लेटफॉर्म का महत्व, वो बहुत बखूबी पहले से जानते थे। कांग्रेस इस चीज़ को बहुत देरी से समझ पाई है। अभी आप देखेंगे, अगर आप ट्विटर के हैंडल पे कांग्रेस पे चले जाए आप, तो आपको देखेगा कि अभी कुछ जागरूकता उनमें आई है। कुछ ऐसे वीडियोस आपको वहाँ पे मिलेंगे, कुछ तरह का कहते हैं ना कि कंटेंट शेयरिंग आपको मिलेगा, जिससे लगता है कि नहीं, अब कुछ थोड़ी बहुत कोशिश कर रही है कांग्रेस काउंटर करने की भारतीय जनता पार्टी को। इसके मुकाबले आप मैं कहूँ कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से भी एक कदम आगे है जहाँ तक सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें।
और उसके सही इस्तेमाल किया, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल की बात करें, तो वो लोगों ने समझ लो एक अलग से अपना एक चैनल ही खोल दिया वहाँ पे। ये आप अगर देखो तो एक तरह का वीडियो कंटेंट जितना ज़्यादा आम आदमी पार्टी डाल रही है आज की तारीख में, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, उतना वीडियो कंटेंट शायद कोई और पार्टी डाल ही नहीं रही अभी। तो इसका बड़ा महत्व होता है, नैरेटिव क्रिएट करने का बड़ा महत्व होता है, एक परसेप्शन क्रिएट करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। और वही अब यही आज की राजनीति है और यही आज की जो है लोगों की मानसिकता भी है। तो इसको आप कैसे बदलोगे? तो जो है उसी में आपको चलना पड़ेगा। तो ये अब कांग्रेस ने भी इस तरफ अपने कदम उठाए हैं, हरकत में आई है और प्रचार प्रसार के आधुनिक तरीके अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। अब इसका फायदा कितना मिलेगा, कितना नुकसान होगा, ये तो आगे जब देखेंगे तब पता चलेगा। जी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इस पर अभी कुछ और मैं चाहता था एक दो बार बात कर लें। अच्छा। एक मेरी कल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कल शाम को मेरी बात हो रही थी, यहाँ से ऑफिस से निकलते वक्त फोन पे बात हो रही थी। बड़े न्यूट्रल, बड़े ऑब्जेक्टिव किस्म के व्यक्ति हैं और कांग्रेस की विचारधारा से संपूर्ण रूप से मतलब उसको मन में धरे हुए हैं। ठीक है, तो उनसे बात हो रही थी मेरी, तो मैंने कहा कि क्या हालचाल है आपके, मतलब कैसा है, पार्टी में क्या चल रहा है, कुछ नई बात हो तो बताइए जो आप शेयर कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हम परसेंटेज वाइज तो हो सकता है शायद पिछले चुनाव से भी ज़्यादा हमारे वोट परसेंटेज हो, मतलब हमारा वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। मैंने कहा कैसे बढ़ सकता है? तो मैंने पूरी बात सुनी है। उन्होंने कहा कि पूरी बात ये है कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ सकता है, ये हमको लगता है, लेकिन सीटें हमारी कम हो जाएगी। मैंने कहा कि हाँ, ये कई बार होता है, पर ये आपको क्यों लग रहा है? उन्होंने कहा कि, और ये बड़ी तार्किक बात है उनकी, उन्होंने कहा कि देखिए हम 78 सीट जीते थे पिछली बार, ठीक है, उसमें से 66 सीट्स ऐसी थी जहां हमारे उम्मीदवारों की जीत का मार्जिन 300 वोट से लेके 10,000 वोट के बीच का था। तो ये ऐसी सीट हैं जो हम 300 से 10,000 के मार्जिन से ही जीते हैं। सिर्फ 12 सीटें ऐसी हैं जहां पे हम 10,000 वोट के ऊपर के मार्जिन से जीते हैं। तो बोले ये सीटें जो हैं ये हमारे लिए बहुत कमज़ोर हैं, ये कभी भी इधर की उधर हो सकती है। और दूसरी बात बोले ये है कि उन्होंने गांधीनगर नगर निगम का उदाहरण दिया कि हमारा वहाँ वोट शेयर बढ़ा, हमारा वोट शेयर जो पहले था उससे बढ़कर 29% हो गया, और हमारी सीटें पहले 11 या 12 हुआ करती थी उस नगर निगम में, वो कम होकर 2 हो गई। बोले 28-29% वोट शेयर पाने के बाद 2 सीटें कैसे होती है? तो एक गणित है कि आप अगर देखिए 2 कैंडिडेट लड़ते हैं अगर कहीं, तो वोट शेयर दोनों के बीच बढ़ता है। जब 3 पार्टी लड़ती है तो वोट शेयर 3 के बीच बढ़ता है। तो उनका ये कहना था कि जैसा क्योंकि आम आदमी पार्टी आ चुकी है, तो वो आ चुकी है, इसलिए ये होगा, क्योंकि गांधीनगर के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी थी और वो 15% से ऊपर वोट लेके गई थी, और उसके 5 कॉर्पोरेटर जो हैं वो चुन के आए थे। हालांकि कांग्रेस के 29% वोट था, लेकिन उसके सिर्फ 2 चुन के आए थे। तो उस कंस्टिट्यूंसी में कांग्रेस को वोट तो बढ़े उसके, लेकिन जीत तक नहीं लेके गए उनको। तो उनको अभी यही डर है कि इस बार भी यही होगा कि कांग्रेस का वोट शेयर हो सकता है बढ़ जाए पिछले चुनाव के मुकाबले, लेकिन सीटें जो है हमारी कम हो जाएगी। तो अब इसमें देखना ये है शोभित जी कि जब ये जो हाईटेक अब होने जा रही है कांग्रेस गुजरात में प्रचार प्रसार को लेकर, तो क्या ये इस स्थिति को रोक पाएगी कि अब लोगों तक उस तरह से पहुंचे कि वोट अगर मिले तो फिर वन साइड वोट मिले, है ना? जैसे आम आदमी पार्टी करती है, जहां जीतती है वहां वन साइड जीतती है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का भी ऑलमोस्ट यही है, वो मौका नहीं देती है आपको। तो ये एक देखना होगा कि क्या होगा, कैसे होगा आगे। आने वाले समय में जो है वो डिजिटल माध्यम ही प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम बनता जा रहा है, और इस मुद्दे पर बहुत ही अच्छे तरीके से बात रखी हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी ने। दूसरी खबर का जो है वो रुख कर लेते हैं, और वो खबर है, सबसे बड़ी समस्या कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये इससे लगभग हर राज्य जो है अछूता नहीं है। पशुओं की समस्या है, और पशुओं की समस्या
से ही निकलती हुई गुजरात राज्य से ये खबर आ रही है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं सर, क्योंकि मानसून सत्र में जो है पशु नियंत्रण विधेयक पारित हुआ था और इसके बाद में है मालधारी समाज जो है वो इसका विरोध कर रहा है। वो कह रहा है कि सरकार ने बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन हमारे पशुओं के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की जी। और इसके लिए हम अभी कुछ दिन बाद जो है वो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत बड़ी समस्या है जी, और ये आज की नहीं है, मैं बताऊँ आपको। ये सालों से है, बहुत सालों से है ये, और खासकर शहरों में स्थिति ये है कि अब देखिए, शहर का जब विस्तार होता है तो जो अपने एक्सटीरियर में जितने भी कस्बे या गांव होते हैं वो उसको निगलता जाता है, शहर जो है वो जी। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये हर शहर की कहानी है जी। आप कानपुर की बात कर लेंगे, आप लखनऊ की बात कर लेंगे, आप बेंगलोर की बात करेंगे, चेन्नई की करेंगे या आप अहमदाबाद की करेंगे जी। तो जैसे अहमदाबाद पहले जितना था उसके बाद वो जो है उसका विस्तार शुरू हुआ जी। तो विस्तार शुरू जब होता है तो वो आसपास के अपने छोटे छोटे गांव जो होते हैं उसको वो अपने में समाविष्ट कर लेता है जी। अब वो जब समाविष्ट कर लेता है तब वहाँ जो बस्ती होती है, जो लोग बसते हैं वहाँ पे वो मवेशी भी होते हैं, पशुपालक भी होते हैं, जो चरवाहे जिसको कहते हैं या गौपालक कहते हैं, वो सब होते हैं। अब वो उस इलाके में वो समावेश उनका हो जाता है जी। अब वो हो जाता है, लेकिन फिर पहले तो वहाँ फिर गोचर की जमीनें भी हुआ करती, वो पशुओं को चराने के लिए जगह भी हुआ करती थी। अब क्योंकि वो शहर के अंदर आ गया तो वो उनकी सुविधा हो गई खत्म। गोचर की जमीनें भी जो है अंदर फिर वो वैकल्पिक रूप से फिर बाहर दी जाती है और उस जमीन को शहर नगर निगम हो या अर्बन अथॉरिटी हो वो अपने उपयोग में उसको लेती है ताकि डेवलपमेंट हो सके। पर जो पशु हैं वो तो वही हैं, तो जाएंगे कहाँ? तो फिर वो रोड पे निकलते हैं, और जब रोड पे निकलते हैं बहुत अकस्मात होते हैं, ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या होती है। और ये गुजरात में सालों से है, मैं समझता हूँ पूरे देश की समस्या है ये। तो अभी तो गुजरात की बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ ये भी चुनावी मुद्दा बनने वाला है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो अभी समझ लीजिए कि जो 2007 का एनिमल हस्बेंड्री का जो एक सेंसस हुआ था, उस सेंसस के मुताबिक उस समय गुजरात में कुछ 2,40,00,000 पशु थे और उस समय ये उन्होंने अंदाज लगाया था कि 2015 आते आते वो 3.5 करोड़ के आसपास हो जाएंगे, और अभी चल रहा है 2022। तो आप समझ लीजिए कि और 7 साल में बहुत बड़े कितने बड़े होंगे। तो कम से कम 4 करोड़ के ऊपर तो पशु अभी गुजरात में होने चाहिए, और कम से कम 10 लाख परिवार हैं जो पशुपालन की जो ये उनकी प्रवृत्ति है उस पर उनका जीवन यापन होता है। तो ये लोग अब ये कह रहे हैं क्योंकि गुजरात सरकार ने पिछले मानसून सत्र में, क्योंकि हाईकोर्ट बड़ा कड़ा रुख लेती है, नरेंद्र भाई भी जब मुख्यमंत्री थे, मुझे याद है 2005 की बात है, तो उस समय भी बहुत सारे कुछ ऐसे किस्से हुए कि कोई एनजीओ गई थी हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने बहुत कड़ा रुख लिया था। उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा, अगर पशु बाहर दिखते हैं तो उस पर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। तो हमको पता है कि हम गए थे उस समय, एक चैनल के साथ थे, हमने हाईकोर्ट के बिल्कुल सामने, अभी तो वहाँ एक ओवरब्रिज बन गया लेकिन उस समय तो नहीं था, तो हाईकोर्ट के बिल्कुल सामने ही जो है वो जो गाय वगैरह जो है रास्ते पे खड़ी थी, तो हमने वो वहाँ पे शूट किया था और बताया था कि देखिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, और हाईकोर्ट के बिल्कुल एक सामने ही जो है ये दृश्य देखने को मिलता है। तो तभी भी वो था, आज उसकी मात्रा बढ़ गई है। आपने देखा होगा, सबको याद होगा कि नितिन पटेल जो पूर्व डिप्टी सीएम है गुजरात के, उनको अभी जब तिरंगा यात्रा निकाली थी, घर घर तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने, तो महसाणा अपने क्षेत्र में वो लेके जा रहे थे झंडा पकड़ के, और भीड़ को चीरती हुई एक गाय आई और उनको पटक के चली गई, तो उनको भी वो भी घायल हो गए। भूपेंद्र पटेल का काफिला जा रहा था, जो सीएम है गुजरात के, उस काफिले में जो है वो पशु घुस गए। ठीक है, तो ये तो बड़े लोग हो गए ना, ये तो मतलब कि ये आम लोगों की समस्या की बात तो कर ही नहीं रहा हूं मैं। आम लोगों की समस्या में तो ये स्थिति है भाई, इतने लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, हाईवे पे आप जाइए कहीं भी जो है वो मवेशी लेके चरवाए जो है वो रोड पे निकल जाते हैं या रोड क्रॉस करवाते हैं, तो उसमें इतने सारे अकस्मात होते हैं। शहर में भी आप देखिए कि खास कर पर्टिकुलरली 2 व्हीलर जो चलाते हैं, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो इनकी चपेट में आते हैं और इतने एक्सीडेंट और इतनी मौतें यहाँ पे इनकी वजह से हो रही है। तो सरकार को मजबूरन ये करना पड़ा कि एक अधिनियम उन्होंने पारित कर दिया, पशु नियंत्रण अधिनियम।
अब इसको लेकर मालधारी समाज, हम गुजरात में इसको मालधारी समाज कहते हैं, जिसे हम पशुपालक कहते हैं, वो इकट्ठा हुआ है। कल उनकी बैठक थी एक, उन्होंने कहा कि 20 सितंबर को, इस 20 सितंबर को एक शेरथा करके जगह है, गांधीनगर जिले में आप पड़ती है, वहाँ एक टोल टैक्स है, वहाँ पे बहुत बड़ा सम्मेलन किया जाएगा विरोध प्रदर्शित करने के लिए। और मांग इनकी यही है कि भाई आप कहते हैं कि आपने गांव तक सड़क, बिजली, पानी, ये सब सुविधाएं पहुंचा दी है, तो गांव में पशुओं के लिए आपने आज तक क्या किया? हकीकत यह है कि ये भी एक बड़ा विवाद का मुद्दा हमेशा रहा है कि गुजरात में गोचर की ज़मीनें वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। उस पर एक हमने बहुत बड़ी रिपोर्ट की भी थी और उसमें बहुत चिंताजनक रूप से गोचर की ज़मीन कम होती जा रही थी। तो उनकी ये मांग है कि या हमको आप सुविधा दें। अगर हम शहर में रहते हैं, आपने शहर का विस्तार बढ़ा दिया, हम शहर में समाविष्ट हो गए, अब हम क्या करें? तो उनकी मांग भी अपने हिसाब से जायज़ है कि भाई वो करेंगे क्या। तो उनका ये कहना है कि या तो हमारे लिए ठीक से व्यवस्था कीजिए, क्योंकि जिस तरह से वो पशु पकड़ने के लिए जो कॉरपोरेशन की गाड़ी आती है और फिर संघर्ष होता है पशुपालकों के बीच में और इनके बीच में, वो भी ठीक बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये अधिनियम पास करने से कुछ नहीं होगा, आपको हमारे लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, और ये व्यवस्था अगर आप नहीं करते हैं तो हम आंदोलन करेंगे। और क्योंकि ये एक ऐसा समाज है जो बहुत संगठित है, तो इनके वोट भी हैं, ये ओबीसी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनकी चिंता, क्योंकि पशुपालक देखिए सिर्फ अब जैसे हर प्रदेश में होता है, पशुपालक तो किसी भी जात का हो सकता है ना, उसमें तो ज्ञाति विशेष तो नहीं होते, यहाँ कुछ ज्ञाति विशेष होते हैं, पर गुजरात में ये है कि बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो पशुपालन करती हैं। तो सब चाहे किसी भी ज्ञाति के हो, लेकिन उनकी अब अगर उनका गुस्सा और उनका रोष जो है, अगर ये सरकार जो है अब इस समय उनके समक्ष प्रस्तुत होता है और उनको टैकल करना पड़ेगा, तो वो बड़ा तकलीफ दे होगा। तो अब देखते हैं 20 सितंबर से पहले क्या समाधान की कोशिश की जाती है, पर ये मुद्दा शांत नहीं होगा, क्योंकि हाईकोर्ट जो है ना, उसने उसमें बहुत कड़ा रुख लिया हुआ है। शोभित जी, पशुओं की समस्या भी एक बड़ा मुद्दा है और इसमें गुजरात भी अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी हालांकि गौशालाएं खोली गई, लेकिन उसमें भी कई अनियमितताओं की जो बात सामने निकल कर आई। इस मुद्दे पर हम आगे फिर कभी भी बात करेंगे, क्योंकि समय हो चुका है अब समाप्त की ओर। तो आपको बता दें कि हम देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आप हमारी खबरों को और अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर भी जाकर खबरों के बारे में पता कर सकते हैं और खबरों को जान सकते हैं। तब तक के लिए हमें आज इजाज़त दीजिए। कल फिर इसी समय हम हाजिर होंगे राष्ट्र संवाद के जरिए आप तक देश और दुनिया से जुड़े कई मुद्दों को आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।